दोस्तों स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लोअर पीसीएस के लिए पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण जो टॉपिक है वो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, एसएससी, जहाँ पे पर्यावरण पूछता है वहाँ पे प्रदूषण जरूर पूछता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। आइए इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी है लोअर पीसीएस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी नाम से, वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण एवं उनके प्रकार, तो हमको ये समझना प्रदूषण और उनके प्रकार क्या होते हैं। तो प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण जैसे एक पानी है, उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं प्रदूषण क्या होता है। तो कोई भी चीज जब वो मैन्युफैक्चर होती है या बनती है और उसकी क्वालिटी एकदम स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें अगर कुछ ज़्यादा कुछ और भी मिलावट हम कर देते हैं, बनने के बाद में कुछ और उसमें मिला देते हैं या उसमें से कुछ निकाल लेते हैं, तो वो प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उसमें कुछ हमने मिला दिया इम्प्योरिटी, तो वो हो गया। कुछ निकाल लिया तो भी प्रदूषित हो गया। तो एक चीज़ जो जो होता है, जो प्राकृतिक रूप से हमको स्वच्छ तरीके से मिलता है, उसमें हम कुछ अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा मिला देते हैं या ये उसमें से कुछ ज़्यादा निकाल देते हैं तो वो हमारा प्रदूषण हो जाता है। तो प्रदूषण कुछ भी नहीं है। पर्यावरण में जो भी गैसें हैं, जो जो आदर्श गैस मानी जाती हैं कि आदर्श क्वांटिटी में इतनी गैस होनी चाहिए। ठीक है, ये पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, जो वायुमंडल या वायु प्रदूषण के बारे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए वायु है, तो वायु का जो संगठन होता है, जो आदर्श स्थिति होती है वायु की, तो मान लीजिए कि इसमें 70% नाइट्रोजन है। जब नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 80 हो जाएगा या फिर वो घट के 50 हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि जो पर्यावरण है आपका प्रदूषित हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से पानी में होता है। हर जगह जहाँ जहाँ प्रदूषण आता है तो वही होता है ये, कि कुछ चीज़ें ज़्यादा ऐड हो जाती हैं या कुछ चीज़ ज़्यादा निकल जाती हैं किसी चीज़ से, तो वो जो है वस्तु या वो जो इकोसिस्टम है, वो बॉडी है, वो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें है कि वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं या पॉल्यूटेंट उनको कहा जाता है। तो पहला इसमें है कि प्रदूषक कौन होते हैं भाई। तो जिनसे जो है जिस चीज़ को हम मिलाते हैं, जिसे प्रदूषण हो जाता है, उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं या प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषण अलग चीज है, प्रदूषक अलग चीज है। प्रदूषक मतलब जो प्रदूषण को कॉज करता है। ठीक है, जैसे हवा है, हवा में जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मान लीजिए 0.003 है। ठीक है, उसमें प्रदूषण हम जैसे CO2 की मात्रा जो है 0.0008 हो गई, 9 हो गई या 10 हो गई, 0.03 हो गई, तो क्या हो गया, उसमें प्रदूषण जो CO2 की मात्रा और अधिक पर्यावरण में बढ़ गई, तो क्या हो गया, CO2 का प्रदूषण हो गया। तो हम जो CO2 इसमें क्या हो जाएगा, तो वो प्रदूषक हो जाएगा, प्रदूषक। ठीक है, प्रदूषण अलग चीज है, प्रदूषक अलग चीज है। ठीक है, तो जो प्रदूषण कॉज करता है उसको प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं। जैसे स्वच्छ जल है, उसमें हमने जो घरों का जो वेस्ट होता है, वेस्ट पानी होता है, उस जो स्वच्छ जल है उसमें हमने मिला दिया, तो प्रदूषक जो है घरों का पानी हो जाएगा, जो कि पानी को प्रदूषित कर देगा। तो वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है वो प्रदूषक या पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। प्रदूषण जो है दो तरीके से फैलता है, एक मानव जनित होता है, एक प्राकृतिक के द्वारा ही प्रदूषण फैलाया जाता है। तो जो मानव जनित प्रदूषण होता है, जो मानव प्रदूषण कार्य करता है, उसको मानव द्वारा, तो मानव द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको हम एंथ्रोपोजोनिक प्रदूषण कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण क्या है। तो मानव द्वारा या हम लोगों द्वारा जो प्रदूषण पर्यावरण में फैलाया जाता है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधि से, जैसे हमने मोटर चलाया, गाड़ी चलाया, इससे जो है प्रदूषण जो कॉज होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं या एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो मानव का पर्यावरण पे जो भी असर होता है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक कह देते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक कहने का मतलब यही मतलब है कि मानव द्वारा किया गया प्रदूषण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषक को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। तो ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया एक पॉइंट है। ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा होगा कि एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, तो मानव की गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। दूसरा है, पूछा होगा कि एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण क्या होता है, तो एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में आता है कौन सा, तो मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण। ठीक है,
मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण पर डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। और प्राकृतिक प्रदूषक क्या होते हैं? तो जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे जब ज्वालामुखी फटता है तो प्रकृति जो नेचुरल तरीके से फटता है ज्वालामुखी, कोई आदमी या कोई मनुष्य, कोई मानव उसको ज्वालामुखी को नहीं फटा सकता है, तो वो प्राकृतिक रूप से फटता है। तो उसमें से विभिन्न गैसें निकलती है, उसमें CO2, वाष्प, ठीक है, मीथेन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है निकलती रहती हैं उसमें से। तो उससे भी प्रदूषण फैलता है। राख के कण निकलते हैं, PM पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये जो है क्या कहलाते हैं? ये प्रकृति द्वारा किया गया जो प्रदूषण है। ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक होता है, एक प्राकृतिक होता है। तो एंथ्रोपोजेनिक मानव द्वारा, और प्राकृतिक द्वारा जैसे हमने ज्वालामुखी का उदाहरण समझा। ठीक है। अगला है इसमें, अगला पॉइंट है इसमें कि अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। तो अजैव द्वारा जो है निम्नीकरण प्रदूषक क्या होता है? तो अजैव निम्नीकरण प्रदूषक में मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, और इन प्रदूषकों को का या तो अपघटन नहीं होता, या प्रकृति के अपघटकों द्वारा अपघटन बहुत धीरे धीरे होता है। तो अजैविक निम्नीकरण मतलब कि जो प्रकृति में डिकम्पोज करने वाले जो जीव जंतु हैं, जिसमें बैक्टीरिया और फंगस आते हैं, वो जो है जो प्रदूषण हम करते हैं, उस प्रदूषण को लोग गला नहीं पाते हैं, उसको तोड़ नहीं पाते हैं, उसको पर्यावरण से हटा नहीं पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अजैविक निम्नीकरणीय प्रदूषक। ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन कहते हैं उसको। ठीक है। तो ऐसे का जैसे प्लास्टिक कचरा है, तो प्लास्टिक कचरा को जो है, प्लास्टिक जो है हम पर्यावरण में फेंक देते हैं, तो इसको कोई जीव जंतु जो है, कोई बैक्टीरिया और कोई फंगस जो है, इसको जल्दी डिकम्पोज नहीं कर पाता है, या कई हजार वर्षों में डिकम्पोज होता है प्लास्टिक। ठीक है। तो प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है। इसी तरीके से DDT है। ठीक है। जो एक केमिकल है जिसका यूज जो है हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कीटनाशक है जिनका नाम मान लीजिए अभी याद नहीं है, तो वो भी ऐसे प्रदूषक हैं जो कि बॉडी में एकोमुलेट होते हैं, या पर्यावरण में, मछलियों में, जानवरों में वो लोग घुसे रहते हैं, और डिकम्पोज नहीं होते हैं बैक्टीरिया द्वारा या फंगस द्वारा, तो उसको अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। तो वैसे प्रदूषक जिनको बैक्टीरिया और फंगस कवक जो है उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उसको तोड़ नहीं पाते हैं, उसको अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। अगला है जैव विघटित प्रदूषक। तो ऐसे प्रदूषक जिसको जैव या बैक्टीरिया द्वारा या फिर फंगस द्वारा तोड़ दिया जाता है, उसको हम जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। इसमें आते हैं आपके जल में घुल, जो घर का वेस्ट जाता है उसमें कार्बनिक तत्व होते हैं। ठीक है। घर का वेस्ट हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, ठीक है, कोई जानवर मर गया है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जिसको जो है डिकम्पोज किया जा सकता है बैक्टीरिया द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा, उसको जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। तो ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ जो है प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिया जाता है, उसको जैव विघटित प्रदूषक कहा जाता है। तो जैव विघटित प्रदूषक क्या है? ऐसे प्रदूषक जो समय के साथ बैक्टीरिया फंगस द्वारा उसको डिकम्पोज करके बिना किसी हानि पहुंचाए पर्यावरण को डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। इसमें घरों से निकलने वाले जो सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है, धान का भूसी है, धान का पुआल है, गेहूं का भूसा है, ठीक है, सरसों की जड़ है, ये सब चीजें जो आती हैं जो नेचुरल तरीके से मिलती हैं और डिकम्पोज हो जाती हैं, उनको जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। ठीक है। अगला है इसमें देख सकते हैं उदाहरण जैव विघटित प्रदूषक के उदाहरण में घरेलू अपशिष्ट या घरेलू कचरा, मल मूत्र, वहित मल, ठीक है, जो बहा हुआ मल होता है वो सब। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे रबर जो है प्राकृतिक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, तो रबर को हम जो है डिकम्पोज किया जा सकता है, रबर को, जो प्राकृतिक रबर होता है। सिंथेटिक रबर की बात नहीं हो रही है, नेचुरल रबर की बात हो रही है। अगला है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है। प्रदूषण के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो वायु प्रदूषक, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तीन जगह जो हमारे जीवन जीने के लिए तीन आधार हैं, एक हवा है, एक मिट्टी है और एक पानी है। ठीक है। अब तीनों का प्रदूषण हमको पढ़ना है। तो वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक और मृदा प्रदूषक। ठीक है। तो वायु प्रदूषक क्या होता है? तो उसमें प्राकृतिक स्रोत होते हैं वायु प्रदूषक में। तो प्रकृति द्वारा या नेचुरल तरीके से किस तरह से जो है वायु में पॉल्यूशन होता है, उसके उदाहरण में है वनाग्नि है, वनों में लगने वाली, अपने से जो वनों में आग लग जाती है,
ठीक है, पूरा वन ही वन पूरा जल जाता है, उसमें धुआं निकलता है, उसमें से पेड़ जलते हैं तो सल्फर निकलता है, मीथेन निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। तो ये क्या हुआ, पर्यावरण में जाके जो शुद्ध वायु का जो संगठन होता है गैसों का, उसमें घुस जाते हैं और उसको बिगाड़ देते हैं। तो जब भी शुद्ध वायु के संगठन में या शुद्ध पानी के या शुद्ध मिट्टी के जो संगठक में कोई बाहरी चीज एक्स्ट्रा जाके उसमें मिल जाती है तो वो प्रदूषित हो जाती है। तो उसी तरीके से जब बनागने लगती है उससे निकलने वाला धुआं, तमाम तरीके की गैस जाके हवा में मिल जाती है, तो वायु प्रदूषण हो जाता है। ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो यहाँ से भी उसी तरीके से देखेंगे, जलवाष्प निकलता है, राख निकलता है, कई हजार किलो कई सौ किलोमीटर ऊपर तक जो है ज्वाला बड़े बड़े ज्वालामुखी का राख, पत्थर के टुकड़े, कण, सल्फर, मीथेन, ये सब पहुंचता है, CO2 ये सब पहुंचता है। तो ज्वालामुखी उद्गार हो गया। जैविक पदार्थों के सड़ने से गलने से निकलने वाली गैस है जिसमें सल्फर निकलता है, हाई सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, SO2 निकलता है, नाइट्रस के ऑक्साइड निकलते हैं, NOx निकलते हैं, ठीक है, मीथेन निकलता है। ये सब चीजें जो है इसमें से निकलती हैं। तो इसको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और मानव जनित स्रोत में देखेंगे आप तो गाड़ियों से निकलने वाला गैस, धुआं, धूम्र कणीय पदार्थ या पार्टिकुलेट मैटर या PM पार्टिकल्स इसको कहते हैं, तथा उष्मा ईंधन को जलाने से जो निकलता है वो, कोयला से पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ये जो है वायु प्रदूषक गैस होती हैं, ठीक है। अगला है वायुमंडल में वर्षा एवं ओस द्वारा धुआं, धुंध एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, ठीक। तो वायुमंडल में जब वर्षा होती है और ओस द्वारा जो कण जो है उड़े रहते हैं, वायुमंडल में उड़े रहते हैं, तो ओस जब गिरती है, जब बारिश होती है, तो बारिश के साथ साथ जो है ये सारे जो जितने प्रदूषक होते हैं वो पूरा जो है नीचे गिर जाते हैं। तो वो कह रहा है कि वायुमंडल साफ हो जाता है। परंतु ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास जो है 2.5 माइक्रोग्राम से कम होता है, वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं हो पाते। तो जो PM 2.5 होते हैं, इनसे कम के जो रेडियस वाले जितने भी पार्टिकल्स, फाइन्स पार्टिकल जो उड़ रहे हैं वायुमंडल में, जो प्रदूषक है, बारिश होती तब भी वो नीचे नहीं गिरते हैं, तो वो जो एक तरह से हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मानव जनित स्रोत और प्राकृतिक स्रोत हो गए, कैसे पर्यावरण में प्रदूषण होते हैं वायु प्रदूषण में। अगला है प्राथमिक प्रदूषक। तो एक होता है प्राइमरी प्रदूषक, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रदूषक, ठीक है। तो प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में UPSC में पूछा था, हो सकता है कि लोअर PCS वगैरह में पूछ ले, UP PCS में पूछ ले। तो वे प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोतों से सीधे वायु में मिल जाते हैं, तो सीधे वायु मिल जाएंगे। जैसे कि हमने एक लकड़ी को जलाया तो लकड़ी से निकलने वाला जो धुआं है उसमें विभिन्न प्रकार की गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, सल्फर के ऑक्साइड होंगे, नाइट्रस के ऑक्साइड होंगे, मीथेन होगा। ये लोग क्या होंगे, डायरेक्ट ही जाके जैसे वायुमंडल में मिल जाएंगे, तो उसको हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं, मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्राइमरी प्रदूषक, ठीक है। मीथेन वगैरह जो है ये प्राइमरी प्रदूषक हैं। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, तो इन्हीं से बनते हैं। तो प्राइमरी प्रदूषक से अन्य गैसों से क्रिया करके नए प्रदूषक जो बनते हैं उनको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। तो ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, वो द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जिसमें ओजोन आता है। ओजोन जो है द्वितीयक प्रदूषक है, याद रखिएगा इसको। अगला है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट इत्यादि जो है ये आपके द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सब चीजें जो है एग्जाम में, सारा चीज एग्जाम में पूछा हुआ है, बिना इस सब एक एक पॉइंट जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है इसमें कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा है, जिसको स्मॉग कहते हैं। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा क्या होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखेंगे तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एक जो है रासायनिक अभिक्रिया है जो तब होती है जब प्रकाश ऊर्जा किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित हो जाती है। इससे बनने वाले वायु प्रदूषक के पर्दे भूरे या नारंगी जैसे को प्रकाश रासायनिक धूम्र स्मॉग कहते हैं, ठीक है। तो इससे बनने वाले जो वायु प्रदूषक से जब जो है इसमें क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये तब होती है जब प्रकाश की जो ऊर्जा किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वायुमंडल में उपस्थित अन्य जो
तत्व हैं उनसे मिलके ये जो है फोटोकेमिकल स्मॉग जो है बनता है। जैसे देखेंगे स्मॉग में स्मोक होता है और फॉग होता है। स्मॉग क्या होता है, तो वायु प्रदूषण की एक अवस्था होती है जिसको स्मॉग कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र जिसको स्मॉग कहते हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक दोनों शामिल इसमें होते हैं। तो इससे इससे बनने वाले जो वायु प्रदूषक के पर्दे जो होते हैं को प्रकाश रासायनिक धूम्र कहते हैं। तो जब ये मिलता है पदार्थ के अणु जो अवशोषित कर लेते हैं प्रकाश को, तो इससे बनने वाले जो प्रदूषक होते हैं उनको प्रकाश रासायनिक धूम्र या स्मॉग कहते हैं। स्मॉग इक्वल टू होता है स्मोक मतलब धुआं और फॉग। जब धुआं और फॉग बनते हैं तो स्मॉग बनता है। स्मॉग वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। स्मॉग कैसे उत्पन्न होता है इसको देखते हैं हम लोग। तो स्मॉग निम्न से उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है स्मॉग, तो द्वितीयक प्रदूषक से, जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं उनसे। द्वितीयक प्रदूषक गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस के ऑक्साइड होते हैं एवं नाइट्रोजन यहाँ पे समझ में आएगा क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस जो है सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ जो है अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक उत्पन्न करती है। तो क्या बताया गया स्मॉग कैसे बनता है, तो हमने बताया था कि जब जब प्रदूषक तत्व जो होते हैं उनके कण जो है प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड के गैस के जो है सूर्य के प्रकाश को जो अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हाइड्रोकार्बन के साथ वो अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक बनाता है। जैसे ओजोन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, जिसको पैन कहते हैं, बहुत खतरनाक है ये पैन। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है ये सब बनाते हैं, ठीक है। अधिक यातायात से गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य के विकिरण जहाँ होती है, जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से स्मॉग जो है उसका निर्माण होता है। स्मॉग के जो घटक होते हैं उसमें देखेंगे आप, तो स्मॉग में जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है और एक्रोलीन फॉर्मल्डिहाइड तथा पेरोक्सी एसिटिलीन होता है। तो ये पूछा है यूपीएससी में कि जो दिल्ली में जो है स्मॉग बनता है, धूम्र कोहरा जो दिल्ली में बनता है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो नाइट्रस के ऑक्साइड पाए जाएंगे, NOx पाया जाएगा, प्लस ओजोन पाया जाएगा, पर एक्रोलीन फॉर्मल्डिहाइड पाया जाएगा और पैन पाया जाता है, PAN पैन। पेरोक्सीटिलीन नाइट्रेट जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वायु प्रदूषण की स्मॉग है, ठीक है। स्मॉग में ये तीनों चीज पाए जाते हैं, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। अगला भारी वायु, ठीक है। तो कम सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम्र कोहरे अपूर्ण रूप से बनते हैं, तो ऐसी वायु को भारी वायु कहते हैं। तो जब जहाँ पे कम सूर्य विकिरण होता है उन क्षेत्रों में जो है धूम्र कोहरा जो है अपूर्ण रूप से बनता है, पूर्ण तरीके से धूम्र कोहरा नहीं बन पाता है, तो उस वायु को हम भारी वायु कहते हैं, ठीक है। तो भारी वायु क्या होती है, तो सूर्य विकिरण जहाँ कम होती है, ठीक है, और अपूर्ण स्मॉग जहाँ पे बनता है, धूम्र कोहरा जो है अपूर्ण होता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं बन पाता है, हाफ या फिर 3/4 2/4 इस तरह से बना रहता है, तो ऐसी वायु को हम भारी वायु कहते हैं। ऑटोमोबाइल निर्वात वैक्यूम में हाइड्रोकार्बन HC तथा NO रहता है, और एवं ये शहरी क्षेत्रों में O तथा पैन जो ये जो है आपका पेरोक्सीटिलीन नाइट्रेट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाते हैं, ठीक है। तो भारी वायु जो है आपका O3 ओजोन और पैन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्मॉग के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो मनुष्य में सिर दर्द, नाक व गले में जलन तथा खांसी और श्वास संबंधी जो है समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, तो NO का O+N होता है, तो यह गैस वायु ऑक्सीजन O से मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड NO2 का निर्माण करती है। NO जो होती है, NO प्लस O मिलकर क्या होता है, N2 बनाते हैं, NO2 बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जो भूरे रंग की तीक्ष्ण गैस होती है, तो जो ये भूरे रंग का हमने बताया था आपको, भूरा पर्दा जो बनता है यहाँ पे, ये है,
इससे बनने वाले जो प्रदूषक को भूरे या नारंगी जैसा होता है, तो भूरे पर्दे जो बनते हैं, पर्दे मतलब आवरण बनता है, पर्दा मतलब नहीं, आवरण बनता है। देखे होंगे दिल्ली वगैरह में तो धुंध धुंध तरीका दिखता है, ठीक है, सर्दियों के समय में, तो वही होता है। तो उसी से बनने वाले जो प्रदूषक हो, जो भूरे पर्दे की तरह होते हैं, धुंधलापन होता है, उसी से बनता है वो प्रकाश रासायनिक धूम्र, स्मॉग कहते हैं उसी को, जो धुंधुला धुंधला दिखता है दिल्ली में हमको ठंडी के समय में, तो वही बनता है ये। तो ये जो है ऑक्सीजन से मिलके NO2 बनाता है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, जो भूरे रंग की तीक्ष्ण गैस होती है, ठीक है। अगला नवजात ऑक्सीजन। तो नवजात ऑक्सीजन क्या होता है? तो नवजात ऑक्सीजन जो सिर्फ वो है, स्वतंत्र है, वो बहुत क्रियाशील होता है। नवजात ऑक्सीजन जो है, नॉसेंट ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु O2 से मिलकर ओजोन बना लेते हैं। तो वो अगर घूम रहा है ऐसे इधर उधर, तो प्रकाश की उपस्थिति बहुत तेज है, बहुत तीक्ष्ण है, तो वो जो क्या करेंगे, क्रिया करके O3 बना लेते हैं या ओजोन बना लेते हैं। तत्पश्चात जो O3 है, पत्तियों के खुले रंध्रों, ओपन जो स्टोमेटा होता है, उसमें पर्ण मध्योम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। तो पेड़ों को भी काफी नुकसान पहुंचाती है। ये उनके पत्ती के जरिए जो है, ओपन जो स्टोमेटा होता है, खुले रंध्र पत्तियों में जो होते हैं, उसमें घुस जाता है और जो कोशिकाओं में प्रवेश करके वहां पे हानिकारक जो है काम करता है। यह कोशिकाओं में उपस्थित जल से क्रिया करके हानिकारक ऑक्सीजन मुक्त मूलक, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है बनाता है, अथवा पेरोक्सी मूलक जो है, जैसे O2 माइनस, OH माइनस और O माइनस जो है, या H2 माइनस आदि का निर्माण करता है, जो एक जो है घातक चीज है, ठीक है। अगला है पेरोक्सिल मूलक। क्या होता है? तो पेरोक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना देते हैं, अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2 से मिलकर पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट या पैन बना देते हैं। तो पैन भी नुकसानदेह है, बहुत भारी प्रदूषक, खतरनाक पैन जो है, पेरोक्सीटिलीन नाइट्रेट जो है, बहुत ही घातक जो है गैस है। तो पेरासिटिलीन नाइट्रेट क्या होता है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं, बार बार याद आया तो एग्जाम में पूछा हुआ है इसको। तो पैन जो होता है, क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों का जो विकास कम हो जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, उसको काफी नुकसान पहुंचाता है ये, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को कम कर देता है। तो इसीलिए देखेंगे जहां जहां प्रदूषण ज्यादा होता है शहरों में, वहां की पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं, या उनको ऐंठने लगती हैं वो, या जो वहाँ पे फल उल लगते हैं, तो आम देखेंगे पीछे जो है, नीचे जो है जल जाता है थोड़ा सा, तो उसको जो है, आम देखे होंगे तो कहीं आम जैसे लगा है तो उसके पीछे जो होता है नीचे वाला भाग, वो काला काला हो जाता है, ठीक है, तो वैसे आम बन जाते हैं, तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। यह कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन को बाधित करता है, और यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। तो ये काफी नुकसान करता है जो पैन है। तो पैन तो पहले पेड़ों को नुकसान करता है, फिर मानव में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक यातायात प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाता है, एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। तो पैन काफी खतरनाक है। तो पेरोक्सिटिलीन नाइट्रेट के बारे में अगर पूछे तो याद रखिएगा, पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट पैन कैसे बनता है पैन? तो पैन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2 से मिल से के जो ओजोन है, वो नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है NO2 से, जब ये आपका जो ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन जो मिल जाता है, तो उससे मिलकर क्या बनता है? तो ये बनता है, पैन बनता है, ठीक है। तो पराक्सी मूलक क्या है? तो जैसे मान लीजिए O2 माइनस है, OH माइनस है, O माइनस है, H2 माइनस, H2O माइनस है, तो क्या करता है ये पराक्सी मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर O3 बना लेता है, अथवा नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनाता है। तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन जो होता है, उसके बारे में हमने देखा है काफी जो है पेड़ पौधे जानवर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगला है, मनुष्य की आंखों में पैन बहुत ज्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है। तो पैन जो है मनुष्य की आंखों को प्रभावित करता है। पैन तथा O3 मिलकर छोटे छोटी बूंद बना लेते हैं, वायु में मिलकर पैन और O3 धुंध बना देते हैं, ठीक है। तो ये धुंध बना देते हैं, तो ये जो धुआं बनता है, तो पैन और प्लस O3 मिलकर धुआं बना देते हैं।
तो अधिक धूम्रकोहरा या स्मॉग के प्रभाव क्या होता है? तो अधिक अगर धूम्रकोहरा या स्मॉग से क्या प्रभाव होता है? तो पहला तो यातायात बाधित होता है, उसके साथ साथ जो है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है या श्वसन तंत्र जो है उसको प्रभावित करता है। तो अधिक धूम्रकोहरा स्मॉग के निर्माण से दृश्यता घट जाती है। इस कारण से पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो प्राकृतिक और सौर विकिरण की मात्रा घट जाती है। इसके फलस्वरूप जो जीवों में विटामिन डी के उत्पादन की मात्रा घट जाती है, जिससे रिकेट्स जैसे रोग की वृद्धि जो है का कारण बनता है। अधिक धूम्रकोहरा से यातायात दुर्घटना में वृद्धि होती है, देखे होंगे हाईवे वगैरह में बहुत ज्यादा दुर्घटना होती है इसी कारण से। ठीक है, ये है। अगला है पारा, एचजी जिसको कहते हैं पारा। तो पारा भी बहुत खतरनाक धातु है। तो पारा एक विषैलु धातु है जो मानव स्वास्थ्य विशेषकर तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालती है और यह एक वैश्विक प्रदूषक है। जो पारा है वैश्विक प्रदूषक है। पारा का प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत क्या है? तो स्वर्ण खनन की, जब सोने के जो खदान होती है वहां जो गतिविधियां होती है वहां से पारा मुक्त होता है। कोयला आधारित उष्मीय शक्ति तंत्र थर्मल पावर प्लांट जो होता है वहां से भी पारा जो है रिलीज होता है। तो जब विद्युत उत्पादन हेतु कोयला का दहन किया जाता है तो कोयला में उपस्थित पारे की अल्प मात्रा पारा उत्सर्जन के रूप में वायुमंडल में पहुंचती है और वायुमंडल में पहुंचने के बाद श्वसन के द्वारा जो है जानवरों में और मानव में भी प्रवेश करती है। पारे के संपर्क में आने पर कोई ज्ञात सुरक्षा का स्तर नहीं है। तो पारे के लिए कोई जैसे मान लीजिए कि वायु में 10% पारा होना चाहिए, अगर 10% से अधिक पारा हुआ तो मानव को नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो इस तरह कोई मानक जो है अभी WHO ने डिसाइड नहीं किया है, याद रखिएगा। और पूछता है कि जो पारा होता है उसके प्रदूषण से क्या होता है? तो उसके प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। ठीक है, मिनी माता रोग होता है। तो मिनी माता रोग से लड़ने के लिए मिनी माता कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 2013 में स्टेब्लिश हुई थी। तो यह पारे के हानिकारक प्रभावों से बचने हेतु बनाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो मिनी माटा कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो पारा प्रदूषण से संबंधित है। कहीं पूछे कि मिनी माटा कन्वेंशन किस पे आधारित है? तो पारा प्रदूषण पे आधारित है। अगला लेड या लेड में वायु प्रदूषण, लेड के द्वारा वायु प्रदूषण। तो मैन मेड सोर्स क्या है? तो वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड को ईंधन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो नॉकिंग होता है, जो खटखट की आवाज आती है, जो इंजन की आवाज आती है, उसको रोकने के लिए लेड का यूज जो है गाड़ियों में किया जाता है या यातायात के इंजनों में किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो है लेड जो है वो निर्मुक्त होता है। तो अब परिशोधन रिफाइनरी तकनीक में उन्नयन के कारण जो है पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है, मगर जो है लेड जो है वहां से निकलता था। तो इफेक्ट ऑन द ह्यूमंस, तो बच्चों में मस्तिष्क के विकास में बाधा, IQ लेवल घट जाता है, वयस्कों में हृदय श्वसन संबंधी बीमारियों का उत्पन्न करता है लेड। ठीक है, अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सोर्स इसका क्या है? तो प्राकृतिक सोर्स 90% कार्बन मोनोऑक्साइड के CO इसका फॉर्मूला होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और शेष जो है तो 10% ईंधन ईंधन पदार्थ मुख्यतः कोयले के जलन से या स्वचालित वाहन जो होते हैं उनके जलने से मीथेन निकलता है। सॉरी, मीथेन कह रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जिसमें CO उत्सर्जन जो है 50% ऑटोमोबाइल से होता है। यह सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित होता है। यह रंगहीन तथा अति विषैली हाई पॉइजनस गैस होती है और यह एक प्रमुख प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक एयर प्रदूषक है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कभी कोई पूछे कि CO2 क्या प्रदूषक गैस है? तो CO2 जो है प्रदूषक गैस नहीं है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि सूर्य की जो विकिरण होती है, पार्थिव विकिरण सूर्य की जो होती है, उस हीट को रोकने के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है, जिससे ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रदूषक है? तो प्रदूषक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह एक प्राथमिक प्रदूषक है। तो अगर कोई पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये प्राथमिक प्रदूषक है वायु का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है जो कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण CO में हो जाता है। यह गैस रक्त में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से में ज्यादा देर तक रहने से दम घुटने लगता है और लोगों की मौत हो जाती है। इसका क्या कारण है? यही कारण है, यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण जो है रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की वहन क्षमता जब रक्त की कम हो जाती है तो क्या होता है? दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है।
यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त होता है। तो CO जो होता है ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक तेजी से हीमोग्लोबिन के अणुओं से जो है जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जिसके कारण जो है वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रदूषण में ज्यादा देर तक रहेंगे आप, तो आप भले से खुले में हो, मगर आप जब हल्का सा घुस गया है अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने की जो ब्लड में जब ऑक्सीजन कहाँ कैरी होता है, तो हीमोग्लोबिन में कैरी होता है। तो हीमोग्लोबिन में पहले से जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बैठा हुआ है, तो जगह नहीं बचती है कि वो ऑक्सीजन को लेके जा सके, क्योंकि रिएक्टिव जो है हीमोग्लोबिन से 200 से 300 गुना अधिक है। तो अगर ऑक्सीजन में जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों एक ही साथ जो है रक्त में पहुंचते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 200 से 300 गुना तेजी से जो रिएक्ट कर जाएगा उससे, और ऑक्सीजन वहीं पे सर खुजलाता रह जाएगा, अरे कहाँ गए कहाँ गए, ठीक है। तो वो जो है जा नहीं पाएगा, जब वो नहीं जा पाएगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो बॉडी में जब ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो सांस फूलने लगती है, जब आदमी जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अगला कि जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। तो जब जो है 50% से अधिक जो हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो घुस गया है, तो इससे जो क्या होता है कि घुटन होने लगती है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह बहुत हानिकारक वायु प्रदूषक है, और इस गैस को सर्वाधिक उत्पादन जो है परिवहन तंत्र या यातायात सिस्टम से होता है। हाउ टू कंट्रोल, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो दबाव युक्त तथा द्रवित गैस जिसमें CNG और LPG, ठीक है, दबाव युक्त या द्रवित लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है के प्रयोग एवं ऑटोमोबाइल व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रदूषण को रोका जा सकता है, ठीक है। अगला सिगरेट का धुआं, तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है, इससे निम्न गैस या रसायन निकलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन साइनाइड HCN तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, बेंजीन तथा अस्थायी रसायन निकलते हैं इसमें से। सिगरेट के धुएं में निकोटीन भी पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। इससे होने वाले रोग में आंख, नाक, गला में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा व कैंसर जैसे रोग जो हैं सिगरेट से होते हैं। तो सबसे खतरनाक जो है बेंजीन है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड है, एक्रोलीन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, नाम से डर लगता है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, निकोटीन, ये सारा चीज जो इससे निकलता है, याद रखिएगा, काफी जो है खतरनाक होती है सिगरेट का धुआं। तो सिगरेट पीने वाले से अधिक जो है, सिगरेट जो पीता है उससे अधिक नुकसान जो है सिगरेट के धुएं को सूंघने वाले को होता है, ठीक है। तो आसपास कोई अगर आपको सिगरेट पीता है, 1 मिनट पानी लेके आओ थोड़ा, आसपास कोई सिगरेट पीता है तो आप जो है उसको तुरंत मना करिए, क्योंकि वो तो पी रहा है तो उसको नुकसान कम होगा, आपको ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि दिक्कत होती है काफी उसमें जो है तमाम तरह के गैसें देख रहे हैं, कितनी 5-6 तरीके की गैस उसमें शामिल है। तो उस तरह की होती है जो कि काफी हानिकारक है। सभी गैसें हानिकारक हैं, उसमें एक गैस नहीं हानिकारक है। बेंजीन भी हानिकारक है। बेंजीन जो है कार्सिनोजेनस होता है, कैंसर कॉज करता है। निकोटीन थोड़ा फायदा भी करता है, कुछ नुकसान भी करता है। फॉर्मल्डिहाइड है, एक्रोलीन है, सब नुकसान करते हैं, ठीक है। अगला है रिंगेलमैन स्केल। तो रिंगेलमैन स्केल क्या है भाई? तो यूज फॉर स्मोक के घनत्व का मापन करता है। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रिंगेलमैन स्केल क्या होती है? तो रिंगेलमैन स्केल क्या है? ये जो है बहुत उमस हो रही है। तो रिंगेलमैन स्केल जो है धुएं या स्मोक के घनत्व को मापता है। इसको डेवलप किया था मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन, जो फ्रांसीसी प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको बनाया था, इसीलिए उनके नाम पे रिंगेलमैन स्केल इसका नाम जो है पड़ गया है, ठीक है। ये बात है। अगला है दिल्ली में वायु प्रदूषण। दिल्ली में वायु प्रदूषण कैसे हो गया भाई? तो जाड़े में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है,
क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उठ पाती और धरातल से कुछ ऊंचाई पर धूल गैस आदि जो है परत एकत्रित हो जाती है। जाड़े में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है। भूरे लाल समिति, तो भूरे लाल समिति एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी अथवा ईपीसी अनुशंसाएं करती है। ठीक है, तो भूरे लाल कमेटी किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित है, जो कि दिल्ली को मुख्यतः फोकस करता है, दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें जो है केंद्र व राज्य सरकार पाक्षिक तौर पर नियमित प्रदूषक नियंत्रण अभियान चलाया और अत्यधिक धुआं उगलने वाले वाहनों को पहचान की और उसको रोक दिया। ठीक है, अत्यधिक धुआं उगलने वाले व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और प्राइवेट वाहनों को भी कार्रवाई की गई। और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय देश भर के लिए एक केंद्रीय सॉफ्टवेयर जो है विकसित करें, ऐसी जो है भूरेलाल कमेटी ने कही थी। ठीक है, और नीचे क्या था, एशियाई भूरा बादल क्या है? एशियाई भूरा बादल विज्ञान में पूछा हुआ था 2002 में, अधिकांश दक्षिणी एशिया में फैला था ये। इसमें वायु प्रदूषण से जनित भूरे बादलों की एक परत बन गई जाती है जो प्रत्येक वर्ष जनवरी और मार्च के महीने के दौरान जो है मुख्यतः दक्षिण एशिया क्षेत्र में आच्छादित रहता है। इस भूरे बादल में लगभग 85% एरोसॉल होता है। इस बादल में सल्फेट, काला कार्बन व कई घातक रसायन जो है होते हैं। इसमें जो है इससे क्या होता है, श्वसन संबंधी बीमारी होती है, कैंसर वगैरह होता है। चीन भारत के सारे विकिरण सौर विकिरण में परिवर्तन, तो चीन व भारत के सौर विकिरण में परिवर्तन हो जाता है। सतही एवं वातावरणीय तापमान में परिवर्तन और मानसूनी वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन होता है। तो वायुमंडल में धुआं रहेगा तो जो सनलाइट होती है पूरी तरीके से जमीन पर नहीं आ पाती है, उत्सर्जन गड़बड़ होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें गड़बड़ होती है जिससे कि मानसूनी वर्षा के पैटर्न में बदलाव होता है। अगला है बेंजीन। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये सब प्रदूषक है। तो हमने पढ़ा आपका पारा, वायु प्रदूषण में पारा पढ़ा, O3 पढ़ा, CO पढ़ा, लेड पढ़ा, लेड सीसा। फिर हमने बेंजीन पढ़ा, बेंजीन, पैन पढ़ा। ठीक है, सिगरेट का धुआं पढ़ा। ठीक है, ये चीजें जो है सब वायु प्रदूषण है। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब वायु प्रदूषण के तत्व हैं, जो जो वायु प्रदूषण कॉज करते हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं। अगला है बेंजीन। तो एक कार्बनिक यौगिक है बेंजीन, जो है एक कार्बनिक यौगिक है। तो बेंजीन प्रदूषक उत्पन्न करने वाला स्रोत क्या कौन कौन से है? तो बेंजीन कौन कौन उत्पन्न करता है? तो स्वचालित वाहनों से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन। तो स्वचालित वाहन मतलब कि आपका जो कार है, मोटर बाइक है, इनके जो दहन, ईंधन का दहन होता है, पेट्रोल डीजल का जो दहन होता है, तो उसमें से निकलता है उत्सर्जन। गैरेज में संग्रहित पेट्रोल, तेल, तंबाकू का धुआं, कोयला, लकड़ी, गैस, मिट्टी का तेल तथा तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी आदि से बेंजीन निकलता है। ठीक है, अगला है फ्लाई ऐश। काफी इंपॉर्टेंट है फ्लाई ऐश, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यूपीएससी में पूछ चुका है इसको, फ्लाई ऐश को। तो फ्लाई ऐश क्या होता है? जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो कि कोल बेस होते हैं, जो कोयला पर आधारित थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, कोयले के दहन से जो है जो राख बचती है उसी को हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में जो बायो उत्पाद, जो बायो प्रोडक्ट निकलता है वो फ्लाई ऐश निकलता है, बड़ा बड़ा राख निकलता है। तो राख में जो है कई जो है घातक तत्व होते हैं जिनसे प्रदूषण होता है। तो इनमें पाए जाने वाले मुख्य खनिज में सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं। फ्लाई ऐश में सूक्ष्म पाउडर होता है, यह वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुएं के कण भी होते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम एवं सल्फर की मात्रा भी अल्प मात्रा में मिलती है, उपस्थिति इनकी होती है। और जो धुएं के साथ जो है हवा में तैरते रहते हैं। इनका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो सरकार ने ईंट बनाने के लिए, ईंट उत्पादन में, कंक्रीट उत्पादन में और पोर्टलैंड सीमेंट के स्थान पर इसको जो है यूज करने की जो है सरकार की पॉलिसी है। तो बहुत ही खतरनाक होता है फ्लाई ऐश। ठीक है, धुएं में घुल जाता है और जो निकलता है तो नीचे मिट्टी का पॉल्यूशन भी करता है, भारी धातुओं का पॉल्यूशन भी करता है। ठीक है, तो यूपीएससी में पूछा था कि इसमें कौन कौन से तत्व जो है हमको मिलते हैं, कौन कौन से जो है खनिज जो है फ्लाई ऐश में मिलते हैं। तो ये पूरा जो है इतना फ्लाई ऐश में सब मिलता है, तो उसमें ऑल ऑफ द एबव पूरा सही था। ठीक है, तो 3-4 बार इसको पूछ चुका है यूपीएससी फ्लाई ऐश के बारे में। क्या फ्लाई ऐश से होता है? तो श्वसन संबंधी रोग होते हैं। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है।
देखे होंगे जहाँ पे रिफाइनरी वगैरह होती है, जहाँ पावर प्लांट जहाँ जहाँ पे है, तभी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या झारखंड का जो वीडियो वायरल हो रहा था, तो वहाँ पे बगल में एक कंपनी थी पावर प्लांट, वहाँ पे अपना खुद बनाया था वो, तो उसको पत्तियों पे से झाड़ता रहता है, देखते हैं खूब धूल उड़ती है और पत्तियों में बहुत ज्यादा जो है पॉल्यूशन जो है जमा रहता है। तो वहाँ पे धीरे धीरे पेड़ पौधे का उत्पादक क्षमता जो है कम हो जाती है और पेड़ पौधे खत्म होने लगते हैं। ठीक है, तो हाउ टू कंट्रोल, कैसे इसको रोकें? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर होते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक जो होते हैं, इनको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इनको जो है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर होता है, इसको लगा के इसको एक जगह रोक लेते हैं, चिमनी से बाहर नहीं निकलने देते। बैग फिल्टर कारखानों के चिमनियों में निश्रित धुएं तथा कालिखों के साथ मिश्रित कणीय पदार्थ को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैग फिल्टर को। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 50 माइक्रोन से कम व्यास वाले कणीय पदार्थ को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग होता है, जो 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले होते हैं। साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर या बेड स्क्रबर जो होता है, इस ये भी कंट्रोल करता है इसको। 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणीय पदार्थों को फिल्टर करने हेतु साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर का जो है प्रयोग जो है किया जाता है, तथा बेड स्क्रबर नामक उपकरणों का उपयोग इसमें किया जाता है। साइक्लोन सेपरेटर से धुएं का जो साइक्लोन या चक्रवात की तरह मंथन कराया जाता है। इसमें फलस्वरूप जो ठोस कणीय पदार्थ जो होते हैं भारी होने के कारण जो है नीचे आ जाते हैं और कणीय पदार्थ से मुक्त गैस सिलेंडर के ऊपरी भाग में लगे हुए निकास से वायुमंडल में विसर्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे बाल्टी में गेहूं डाल के पानी भर के जब बाल्टी जब घुमाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, गेहूं जो है एक जगह गोल गोल घूमने लगता है, एक जगह इकट्ठा होकर पानी में बिखरता नहीं है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है नीचे तली में, वहीं पे वो घूमता रहता है। तो उसी तरीके से साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है, धुएं को जो है गोल गोल घुमाते हैं, तो इसमें भारी चीजें जो होती हैं वो केंद्र में आके इकट्ठा हो जाती हैं। बाकी जो स्मोक होता है, जो कुछ स्मोक नॉर्मल स्मोक होता है, वो ऊपर उड़ जाता है, निकल जाता है, चिमनी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें होती हैं। अगला इसमें राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च हुआ था 17 अक्टूबर 2014 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। ऑब्जेक्टिव था कि शहरों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण जो है, वन नंबर, वन कलर और वन डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो इस पहल को आरंभ किया गया था और वायु प्रणाली शुभारंभ दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। तो एनसीएपी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है, देखिए ये क्या था, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI। तो NAQI में कौन सी गैस यूज होती है, NAQI, NAQI में कौन सी गैस आती है, कौन सी गैस, देखते हैं हम लोग कौन सी गैस रखा गया है, किन गैसों को रखा गया है, देखते हैं अभी कौन किन गैसों को इसमें रखा गया है। NAQI में किन सब गैसों को रखा गया है, देखते हैं अभी। NAQI में क्या लिख रहा हूं, इंडेक्स, NAQI इंडेक्स में कौन सी गैस,
देखिए कौन सी गैस आती है इसमें, तो NaQI के मुख्य घटक में देखेंगे आप तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है, ठीक है। इसमें देखिए CO2 कहीं नहीं है। नोट 5 गैसों के अलावा इसमें PM2.5, PM10, धूल के कण, सीसा, लेड धातु भी शामिल इसमें होती है, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम AQI स्तर जो है इसमें बताया जाता है। तो नेशनल AQI में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, PM10, PM2.5 और सीसा और लेड इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इस वाले में याद रखिएगा, इसमें ये शामिल किया गया है, ठीक। तो इसके द्वारा जो है ये निकलता है वायु गुण, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक में, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में चला था, जनवरी 2019 में आया था, वो आया था 17 में, ठीक है। वो 2014 में आया था और ये जो है 19 में आया था। अब इसमें जो है बताइए कौन कौन सी गैस आती है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या को निपटने के लिए आया गया है और इसमें लक्ष्य है कि 2017 की तुलना में PM10 और PM2.5 सांद्रता को 20 से 30% तक कटौती करना। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2026 तक शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता को 40% की कमी लाने का जो है लक्ष्य इसमें निर्धारित किया है, ठीक है। ये बात है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग। ये सब ये जो है लिखा है, कैटेलिक कन्वर्टर क्या होता है, उत्प्रेरक परिवर्तक क्या होता है। तो वाहनों से उत्सर्जित जो NOx होता है और CO तथा बिन जले हाइड्रोकार्बन जो निकलते हैं उनको जो है कैटेलिक कन्वर्टर नामक उपकरण प्रयोग करके उनको जो है यौगिक में या हानि रहित यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें से एक उत्प्रेरक जो होता है प्लेटिनम या पैलेडियम अथवा रेडियम पर से उत्सर्जित गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण जो उसमें उपस्थित गैसीय मिश्रण जो होता है CO, NOx और HCS और CO एक जल में परिवर्तित हो जाते हैं, हम जल में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो जो उत्प्रेरक और कैटेलिस्ट होता है, कैटेलिक कन्वर्टर जिसको कहते हैं, क्या होता है, तो जो भी बिना जला हुआ हाइड्रोकार्बन होता है या NOx होता है या CO होता है, इनको जो है इससे पास कराते हैं। इसमें क्या लगा होता है, प्लेटिनम होता है, पैलेडियम होता है अथवा रेडियम होगा, कोई इसमें तीनों में से एक इसमें लगा होगा, जो क्या करेगा NOx को N में बदल देता है, CO को O में बदल देता है, HCS को CO में बदल देगा एवं जल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, जो कि हानि कम करती हैं वायुमंडल को, इसमें बदल देता है। तो कैटेलिक कन्वर्टर का क्या काम होता है, तो ये जो है गैर हानिप्रद यौगिक में परिवर्तित करता है हानिकारक चीजों को। तो NOx और CO को ये गैर हानिकारक यौगिक में बदल देता है, ये बात है। अगला सल्फर डाइऑक्साइड। तो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से निकलता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है तथा यद्यपि वातावरण में जल से क्रिया करके H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है आपके झीलों को नुकसान पहुंचता है, संगमरमर से बनी इमारतों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अगला घरेलू वायु प्रदूषक, इंडोर वायु प्रदूषण कैसे होता है। तो घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषक को इंडोर वायु प्रदूषण कहते हैं। इसमें सर्वाधिक जो होता है रेडॉन गैस होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस होती है। और घरेलू में जो घरेलू धुआं निकलता है ये भी काफी नुकसान पहुंचाता है, जो घरेलू धुआं होता है ये भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो 49 मिनट तो हम लोग सिर्फ वायु प्रदूषण पढ़ते रह गए। रेडॉन गैस के बारे में पूछा, तो रेडॉन क्या है, तो एक रंगहीन, गंधहीन और रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। रेडॉन गैस फेफड़े के कैंसर होने की संभावना बढ़ा देती है। रेडॉन गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है। शहरों में वातायन की कमी के कारण जो है घरों में इकट्ठा होकर यह गैस फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है,
ठीक है। ये जो है नाइट्रोजन, जीवाणु, लाइकेन वगैरह सब हम पढ़ लिए हैं। तो नाइट्रोजन लाइकेन क्या होता है, तो ये वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, जिसको हमने पहले बताया था। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का सर्वाधिक जो प्रभाव किसे पड़ता है, लाइकेन में पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो कि प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवकों के सजीवी संबंध से होता है। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पे, आधार मतलब कि कुछ ऐसे बेस होता है जहाँ पे ये लोग उगे रहते हैं। और वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा संकेतक यही है, जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा ये लोग मर जाएंगे, लाइकेन वगैरह। ठीक है। नाइट्रेट जीवाणु क्या होते हैं, तो नाइट्रेट जीवाणु जिसमें नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, इस ये जो है पौधों के जड़ों द्वारा खाद के रूप में इस तरह से यूज होता है, जो नाइट्रेट होता है। पौधे जो नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं अपने अंदर। ठीक है, ये बात है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए वायु जो AQI जो हम देख रहे थे उसमें क्या कहता है, PM10, PM2.5, NO2, CO2, O3, SO2, PN4 लेड है। ठीक है, ये सब जो है शामिल है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछ लेता है क्या क्या AQI में क्या क्या शामिल है। तो CO2 नहीं है, कहीं भी देख लीजिए, CO है, CO2 नहीं है। अब मापन की इकाई वगैरह दे रहे थे, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है, अब इसमें जो है हरा जो होता है गुड का संकेत होता है, सूचकांक 0 से 50 है। संतोषजनक या सेटिस्फैक्टरी जो होता है 51 से 100 होता है, हल्का हरा होता है। 101 से 200 के माध्यम में सूचकांक रहेगा। तो मध्य प्रदूषण है, मॉडरेट पॉल्यूटेंट है, पीला होगा। 200 से 201 से 300 में पुअर ऑरेंज होता है। 300 से 400 बहुत खतरा हो जाता है, लाल हो जाता है। और 400 से 500 गंभीर या सीवियर हो जाता है, तो गहरा लाल हो जाता है। ठीक है, ये बात होता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश दिया था, तो PM2.5 24 घंटे का माध्य जो है 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब PM2.5 का वार्षिक औसत जो है 5 मिलीग्राम माइक्रोग्राम मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। PM10 कण फेफड़े में प्रवेश करने पे समर्थ होता है, और PM2.5 मनुष्य के फेफड़े के अवरोध को भेद कर रक्त की प्रणाली में प्रवेश कर जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा पॉइंट दिया है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है, ये सब सही नहीं है। अम्ल वर्षा कैसे होती है, इसको देखते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा, तो हेलसिंकी प्रोटोकॉल, इसके तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी करने का प्रयास किया गया है। अम्ल वर्षा जो होती है, हम बताए थे कि H2SO4 और HCl के रूप में होती है। HCl हाइड्रोजन, सॉरी HCl नहीं होता है, HNO3 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, HNO3 होता है। नाटस के जब NO2 जो होता है, ये जब पानी से मिलते हैं तो HNO3 बनाते हैं। ठीक है, HNO3 बनाते हैं, तो इनसे अम्ल वर्षा होता है। ठीक, याद रखिएगा। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो एसिडिक रेन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पे, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। अम्ल वर्षा क्या है, तो अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषक से प्राकृतिक वर्षा का जल जो है अम्लीय हो जाता है। अम्ल वर्षा का जो pH होता है 5 से कम होने लगता है। शुद्ध जल का pH 7 होता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाता है। तो 3 चीज जो है अम्ल वर्षा कराता है। ठीक है, एक CO2, एक NO2 और SO2। ठीक है, जो है ये जो बनाता है वो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसके अलावा नीचे देखेंगे आप, ये कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल में थोड़ा अम्लीय बना देता है, वर्षा के जल को। ठीक है, वर्षा के जल में अम्लता बनने से मुख्य जो है, अम्लीय बनाने के लिए मुख्य कारण जो है सल्फर का डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तथा नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O उत्तरदायी होते हैं। तो SO2 और NO2 गैस जो है वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और उसके साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। इनसे अम्ल जमाव पृथ्वी पर होता है, इसी को जो है अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो 3 तरह का है, एक कार्बोनिक अम्ल होता है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एक नाइट्रिक अम्ल होता है। तो 3 लोग जो है अम्लीय वर्षा करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। 2 प्रकार से होती है अम्लीय वर्षा।
अम्लीय वर्षा का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर शुष्क रूप में ही जमा होती है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का जो है अनुपात उच्च हो रहता है, क्योंकि वहाँ शुष्क जमाव ज्यादा होता है। तो अम्लीय वर्षा जो नाइट्रोजन एवं उनके ऑक्साइड से बनता है, ज्वालामुखी उद्गार से, आकाशीय विद्युतीय से और जैविक गतिविधियों से जो है ये नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में रिलीज होता है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार जब आकाशीय बिजली कड़कती है तो वहां से भी नाइट्रोजन की उत्पत्ति होती है। मानव निर्मित क्या है? तेल है, कोयला है, गैस है, दहन है, वनाग्नि है, यहाँ से होता है। ठीक है, अगला है इसमें सल्फर में, ज्वालामुखी उद्गार से सल्फर निकलता है, सल्फर के ऑक्साइड। सागर प्लैंकटन वनस्पतियों के सड़ने से निकलता है। मानव रूप से कोयला जलाने पे, पेट्रोलियम पदार्थ से, कच्चे तेल के परिशोधन से, रासायनिक व उर्वरक के उद्योग से निकलता है। तो प्राकृतिक रूप से यहाँ से निकलता है और कृत्रिम रूप से यहाँ से निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में, अपघटन में सागर से निकलता है। बाकी वनोन्मूलन मानव जनित वनों कटाव से, औद्योगिक प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधन के जलने से। ठीक है, अम्ल निक्षेप क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा के बारे में पूरा डिटेल में दे दिया है। अगला है अम्ल निक्षेप क्या होता है, इसको देखते हैं। तो अम्ल निक्षेप अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुआं को सम्मिलित रूप से अम्ल निक्षेप कहते हैं। इमारतों पर प्रभाव क्या पड़ता है अम्ल वर्षा का? तो इमारतें को प्रभाव में अम्ल वर्षा के कारण भवनों के ईंटों के परत दर परत जो है, परत दर परत लाल पाउडर जैसा निकलता है। यशो को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर जो है छत विछत होने लगता है। मथुरा तेल शोधन कारखाने से निकलने वाली एसओ, जो मथुरा में रिफाइनरी है, एसओ आगरा के ताजमहल की इमारत को पीलापन जो है बना रही है, जिसको ताज ट्रिपोनियन जोन में बदला गया है। ठीक है, तो ताज का क्षरण हो रहा है, इसीलिए ताज ट्रिपोनियन जोन बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है ताज ट्रिपोनियन का? तो ताजमहल के चारों तरफ के कुछ जिलों, कुछ क्षेत्रों में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको ताज ट्रिपोनियन जोन बनाया है, ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए। इसके तहत स्मारक के चारों तरफ उत्सर्जन मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। अम्ल वर्षा का मृदा पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अम्ल वर्षा मृदा को क्षति पहुंचाती है। अधिक अम्लता के कारण जो है अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन, जिसमें के और एमजी के बीच आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन होता है, लीचिंग होती है, और मृदा का जो है उर्वरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला शंकुधारी वृक्षों पर प्रभाव पड़ता है। तो शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में अम्ल वर्षा का निक्षेपण पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इससे जो पेड़ों की वृद्धि जो रुक जाती है, पौधों, मौसम, कीड़ों व बीमारी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रभाव जो है शंकुधारी वनों पे पड़ता है। सूक्ष्म जीव के प्रभाव क्या है भाई? सूक्ष्म जीव पर प्रभाव पड़ता है अम्ल वर्षा का, इस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिक में तोड़कर में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य पानी में, मृदा में प्रवेश कर जाते हैं और बच्चों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो वायु प्रदूषण में ये था। विभिन्न देशों में अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या हुआ है? तो कनाडा और नॉर्वे पर अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त देश है, सबसे अधिक प्रभावित है नॉर्वे। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम में स्थित मीलों से उत्सर्जित SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण नॉर्वे तथा स्वीडन अधिक अम्ल वर्षा होती है। यहाँ पे नॉर्वे के दक्षिणी आधे भाग पर व्यापक अम्लीय वर्षा होती है, और इन अम्ल वर्षा के कारण यहाँ के झीलों अब तक अजैविक दृष्टि से मृत हो रही हैं। तो झीलें, वहाँ पे झीलों बहुत नुकसान हो रहा है, झीलों में मृत्यु होती जा रही है। ठीक है, नॉर्वे में, स्वीडन में। ठीक है, कहाँ से? जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, यूके से निकलने वाले धुआं है, नॉर्वे को प्रभावित कर रहा है काफी। इन्हीं वजह से अम्ल वर्षा को झील कातिल या लेक किलर भी कहते हैं। कनाडा भी प्रभावित है और भारत भी प्रभावित है इससे। कनाडा और भारत दोनों प्रभावित है, याद रखेंगे। अगला है जल प्रदूषक में क्या मामला है? तो वायु प्रदूषक हमने देख लिया, जितने वायु प्रदूषक थे। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण। ठीक है,